जय हिंद एवरीबॉडी। आवाज़ आ रही है प्रॉपरली सभी तक? क्लियर? चलिए, सो आज से हमारा शुरू करना है हमें अक्टूबर का महीना। जो हम गए थे लास्ट टाइम, वी कंप्लीटेड टिल सितंबर मंथ। ठीक है, सितंबर से आगे फ्रॉम अक्टूबर मंथ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, है ना? आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। माई मेडिकल्स वर ऑल्सो गुड। योर मैम इज़ मेडिकली फिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई लास्ट टाइम जैसी। आई एम एंटायरली मेडिकली साउंड। तो अब देखते हैं, मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर विशेस। आप सबने बेस्ट विशेस दिए थे, आई थिंक, इसलिए दैट वर्कड फॉर मी, है ना? चलो, तो जय हिंद। नाउ लेट्स बिगिन अक्टूबर मंथ्स करंट अफेयर क्वेश्चंस। ओके, ये भी बच्चों बाकी सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस की तरह दो पार्ट्स में होंगे, एक पार्ट आज, एक पार्ट कल। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस जो है हम आज करने वाले हैं और बचे हुए 25 क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चंस दैट विल बी डूइंग टुमारो, वो आपको पता है, फ्रॉम 26 to 50। ओके, चलो तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आज जो है द थिंग इज़ कि थोड़ी स्लाइड जैसी बनी हुई हैं कि इसमें आंसर्स स्लाइड के बाद नहीं है, तो आंसर्स आपको मैं ही बताऊंगी, आंसर्स मैं ही बताऊंगी और मैं ही एक्सप्लेन करूंगी, है ना? तो यहाँ पे ओनली क्वेश्चंस आर गिवन विद ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन जो आंसर स्लाइड्स है वो मिसिंग है, वो कल से आपको मिल जाएंगी। तो सही आंसर के लिए आपको मुझे पे रिलाई करना पड़ेगा, जैसे आप हमेशा करते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन दिस। गिव मी अ मिनट, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला क्वेश्चन, फोकस ऑन द स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) was established in 2000 to formalize the strategic partnership between China and African nation. चीन अफ्रीका सहयोग मंच फोकैक की स्थापना 2000 में चीन और अफ्रीकी देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और औपचारिक रूप देने के लिए की गई थी। दूसरा, एस्वातिनी इज़ अ मेंबर ऑफ द फोकैक एज इट मेंटेन्स डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान अंडर बीजिंग्स वन चाइना पॉलिसी। एस्वातिनी चीन अफ्रीका सहयोग मंच का सदस्य है क्योंकि यह बीजिंग की वन चाइना नीति के तहत ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखता है। पूछ रहे हैं बच्चों, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको जो मैं टाइम देती हूँ हमेशा 30 सेकेंड्स, वो शुरू हो रहे हैं। आराम से समय लीजिए, लेकिन सही आंसर दीजिए। 30 सेकेंड्स के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। चलिए, योर टाइम इज़ एंडेड हियर, है ना? अब मैं सही जवाब बताती हूँ आपको। हम पहले स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाला स्टेटमेंट देखो बच्चों, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन, जिसे फोकैक कहते हैं, 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। तो येस, दिस इज़ करेक्ट। 2000 ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ था। क्यों स्टैब्लिश हुआ था? ताकि चाइना और अफ्रीकन नेशंस के रिलेशन सुधर सके। तो दिस इज़ वेरी ट्रू, ठीक है, इंटायरली करेक्ट। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। अब दूसरा देखो, एस्वातिनी इज़ अ मेंबर ऑफ फोकैक, है ना? तो यहाँ बता रहे हैं कि एस्वातिनी जो है फोकैक का मेंबर है क्योंकि एस्वातिनी और चाइना जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है बीजिंग से ताइवान के ऊपर। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग इसलिए हो जाता है बच्चों, वाई इज़ इट रॉन्ग? बिकॉज देखो इधर, एस्वातिनी जो है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से इकलौता ऐसा देश है जो फोकैक का मेंबर नहीं है। तो इसलिए इसे याद रखना आसान है ना? अब यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हैं? 53 मेंबर्स हैं।
अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अफ्रीकन देशों की बात करें तो उनमें से टोटल मेंबर्स कितने हैं फोकेक में? पूरे 53। सिर्फ एक अफ्रीकन देश एस्वातिनी इकलौता अफ्रीकन देश है जो फोकेक का सदस्य नहीं है। क्यों सदस्य नहीं है? क्योंकि वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी में नहीं मानता। अब वन चाइना पॉलिसी क्या होती है? वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत वो सभी देश जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि चाइना और ताइवान एक हैं, अलग अलग देश नहीं हैं। जैसे ताइवान क्लेम करता है ना कि मैं अलग देश हूँ, मैं चाइना में शामिल नहीं हूँ, तो चाइना ने भी एक पॉलिसी चलाई है, वन चाइना पॉलिसी। इसमें वो देश शामिल हैं जो ये मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, ताइवान अलग देश नहीं है। तो वो जो भी देश हैं सारे के सारे अफ्रीकन देश वन चाइना पॉलिसी में मानते हैं, सिर्फ एस्वातिनी को छोड़ के। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे जिन्होंने ए कहा, वन ओनली दे आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों बहुत सारी क्योरीज आती है कि बिना करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, है ना, बिना करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। वाई इज़ इट सो? बिकॉज पेपर टफ से टफर होता जा रहा है और वो हो रहा है करंट अफेयर्स के कारण। करंट अफेयर्स की मात्रा भी बढ़ा दी गई है और करंट अफेयर्स का डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा दिया गया है। इसलिए जो है हम इतना ज़्यादा फोकस दे रहे हैं रिवीजन पे हर मंथ के। इसके साथ साथ मैं मैगज़ीन का भी एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही हूँ। ठीक है, सो आज ही से मैगज़ीन एक्सप्लेनेशन भी शुरू हो रहा है ऑन यूट्यूब KGS डिफेंस चैनल, जहाँ पे मैं डेली एक एक टॉपिक उठा के आपको पूरी मैगज़ीन के जो पिछले जितने भी महीने हैं उन सभी की इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द मैगज़ीन आई एम एक्सप्लेनिंग, है ना, ताकि जो बच्चे करंट अफेयर्स में लैग कर रहे थे, जिनका मैगज़ीन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, उन्हें एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए लास्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट वाला क्या है? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ फॉल्स। फोकेक में कितने सदस्य हैं? 53। कौन सी इकलौती अफ्रीकन देश है जो कि फोकेक के मेंबर नहीं है? तो एस्वातिनी, है ना। ओके, चलो करेक्ट आंसर इज A, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। हिंद प्रशांत महासागर पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द IPOI was launched by India in 2019 to promote a free, open and rules-based Indo-Pacific. भारत द्वारा 2019 में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए IPOI की शुरुआत की गई थी। दूसरा, IPOI is a treaty-based initiative with mandatory participation for all countries in the Indo-Pacific region. IPOI एक संधि आधारित पहल है जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों की अनिवार्य भागीदारी है। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन A, वन ओनली, B, टू ओनली, C, बोथ 1 and 2, D, नीदर 1 nor 2। आपके 30 सेकंड शुरू हो गए बच्चों। फोकस ऑन गिविंग द राइट आंसर। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं रखना है, हमें सही आंसर देना है ना। चलिए, योर टाइम इज एंडेड। अब हम स्टेटमेंट वाइज डिस्कस करते हैं द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 2 सेकेंड। ऑल राइट, तो यहाँ पे बच्चों द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज IPOI वॉज लॉन्च बाय इंडिया।
तो ये जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है ये भारत ने लॉन्च किया था 2019 में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने ही लॉन्च किया था। स्वाभाविक सी बात है इंडो पैसिफिक, तो क्यों लॉन्च किया जाएगा, ताकि भारत और पैसिफिक ओशन में आसपास जितने भी देश हैं वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन के इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर और डेवलप्ड रख सके, है ना। स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सा है वो तो पहला स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाता है। अब दूसरा देखो, IPOI इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव, है ना। तो ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव्स तो सारे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी, किसी देश को अगर पार्टिसिपेट नहीं भी करना हो और वो इंडो पैसिफिक रीजन में है तो उसको ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये तो होता ही नहीं है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दुनिया में जो मैंडेटरी हो, है ना। इवन WHO भी मैंडेटरी नहीं है, देशों की इच्छा है, वो अपने हित से वहाँ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने वन ओनली या ए कहा है, आप लोग बिल्कुल सही हैं, सिर्फ वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके साथ वन मोर थिंग दैट IPOI में कैसे देश जुड़े हुए हैं, तो इसमें UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, ऐसे देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो आप मैंडेटरी शब्द देख के समझ सकते थे कि भैया ऐसा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें ज़बरदस्ती की जाए देशों पे कि आपको इच्छा नहीं है तो भी मेंबर बनना है ना, तो आप वैसे भी समझ सकते थे। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन चक्र 3। ऑपरेशन चक्र 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऑपरेशन चक्र 3 led by the Central Bureau of Investigation has successfully dismantled a cyber-enabled financial crime network। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन चक्र 3 ने साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। दूसरा, The operation is solely coordinated by Indian law enforcement agencies without any international collaboration। यह ऑपरेशन बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पूरी तरह से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समन्वित किया गया है। अब पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, है ना। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या D neither 1 nor 2। आपके 30 सेकेंड अब शुरू होते हैं। चलिए, योर 30 सेकेंड्स आर डन। अब डिस्कस करते हैं द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट, ऑपरेशन चक्र 3 लेड बाय CBI, ठीक है, तो भारत से CBI शामिल थी चक्र 3 में, सक्सेसफुली डिसमेंटल कर दिया एक साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क। तो अभी क्या हो रहा था, 2024 के साल में एनालाइज किया गया कि भारत में बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है। इवन अभी भी बहुत सारे हो रहे, डिजिटल अरेस्ट हो गया, किसी को क्या किस प्रकार से मैनिपुलेट करके उनकी डिटेल्स मांग ली, ठीक है, उसके बाद उनके बैंक से करोड़ों निकाल लिए। तो ये क्या है, ये साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की बैंकिंग डिटेल्स निकाल के उनके बैंक से फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिया, है ना। तो यहाँ पे भारत में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स चल रहे थे। तो चक्र 3 अगर ऑपरेशन आपसे पूछे तो ये उन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के संबंध में ही है, ठीक है, साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब दूसरा देखो, सोलली कोऑर्डिनेटेड, जहाँ भी ऐसे शब्द आ जाते हैं ना बच्चों, मैंडेटरी, सोलली, इनका मतलब क्या होता है, मैंडेटरी मतलब ज़बरदस्ती, सोलली मतलब सिर्फ यही शामिल था, ठीक है। अब कोई भी ऑपरेशन ऐसे होते हैं क्या जहाँ सिर्फ एक ही, छोटे ऑपरेशन हो तो ठीक है, लेकिन ये बड़े ऑपरेशन है, नेशन वाइड ऑपरेशन है, तो यहाँ कोई भी ऑपरेशन क्या ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बलबूते पे सब हो गया।
नहीं, जो भी नेशन वाइड या बड़े ऑपरेशंस होते हैं उन सब में 2-3 अलग अलग ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए 2-3 अलग अलग जो है सर्विसेज लगती हैं, 2-3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लगती हैं। तो यहाँ पे सोलली कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन लॉ जो है ये यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सीबीआई शामिल नहीं थी, इसमें हमारी इंटरपोल शामिल थी। ठीक है, तो हमारी जो इंटरनेशनल जितने भी पुलिस सर्विसेज हैं जो इन सब में संबंधित है, हमारी इंटरपोल शामिल थी, हमारे दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे जिन्होंने साइबर क्राइम में लड़ने में भारत की मदद करी और भारत को इंफॉर्मेशन दी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है बच्चों ये गलत हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भारत ने किया था इसमें, और इसीलिए हमने भारत पोल भी बनाया है। भारत पोल की हमारी बात हुई थी, भारत पोल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। भारत पोल इंटरपोल की लाइंस पर बना हुआ एक इंडियन बॉडी है, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा इंटरपोल से कोऑर्डिनेटेड रहेगा और इंटरपोल जैसे ही काम करेगा। ये इसलिए ताकि कभी ऐसे केसेस में या कुछ अलग टाइप के केसेस में जब इंटरपोल से भारत को ज़रूरत पड़े तो भारत पोल के थ्रू हम वो मदद ले लें, या फिर इंटरपोल को कभी भारत से किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो हम हमारे थ्रू उनको वो पहुंचा दें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 फिर से गलत हो जाता है। फिर से सही जवाब ऑप्शन ए है 1 ओनली। ठीक है, केवल पहला स्टेटमेंट ही बच्चों यहाँ पे हमारा सही है। चलिए अब देखो एक और चीज़, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। इतना ब्रेक था ना, तो हो सकता है अभी कि बहुत सारे बच्चों के आंसर्स सफ़र कर रहे हों। ठीक है, पॉसिबल है कि जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब हमने पहली बार लिया था, अगस्त के पहली बार हमने जब एमसीक्यू टेस्ट लिए थे तो पहले दिन आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, है ना। अब सिमिलरली केस है कि क्योंकि एक हफ्ते का गैप हो गया है तो हो सकता है परफॉर्मेंस थोड़ी सी हिंडर हो, तो उसको खुद पे मत लीजिएगा, वो आपकी साइकिल और लिंक ब्रेक हो गई है शायद इसीलिए। तो आज के क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, एक आइडिया आएगा कि वो लिंक ब्रेक हो गई है तो मैं वापस से पढ़ना है। तो आप आफ्टर माय क्लास या व्हेनेवर यू गेट टाइम टुडे, मैगज़ीन और करंट अफेयर्स जो भी हमने बताया है, स्पेशली फोकस ऑन मैगज़ीन। ठीक है, मैगज़ीन पे ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि मैगज़ीन जो है बहुत सारे बच्चों ने टच नहीं करी है और मैगज़ीन पे ही बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है। ज़्यादा फोकस मैगज़ीन पे देना, उसे अच्छे से रिवाइज करना, और फिर कल जब आप आओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन फिर से बनने लगेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस आज थोड़ा सा डाउन हो रहा है वो कल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस एक्स इनिशिएटिव। इंडस एक्स पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, the Indus X initiative was launched in June 2023 by the US Department of Defense and India's Ministry of Defense to foster only defense industrial cooperation. इंडस एक्स पहल जून 2023 में अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा केवल रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। दूसरा, the initiative solely focuses on enhancing military capabilities through direct government-to-government collaboration without involving private sector startups. यह पहल पूरी तरीके से निजी क्षेत्र के स्टार्टअप को शामिल किए बिना प्रत्यक्ष सरकार दर सरकार सहयोग के माध्यम से सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। Now again asking which of the following statement above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या D neither 1 nor 2। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं। चलिए, ये 30 सेकेंड्स आर डन बच्चों। हम वापस डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट उठाते हैं। इंडस एक्स एक इनिशिएटिव है जो कि जून 2023 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। फोस्टर ओनली डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये गलत हो जाता है।
ठीक है, जहाँ ये ओनली शब्द लग जाते हैं ना कि सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के लिए दोनों सरकारों के बीच में हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ सरकार शामिल नहीं थी इसमें, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया है, स्टार्टअप्स को भी इंक्लूड किया है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे ये जो ओनली शब्द लग जाता है, इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि ओनली के बाद इन्होंने सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। अगर ये ओनली शब्द नहीं लगाते, अगर ये ऐसा होता कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू फोस्टर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, तो बस एक शब्द के हट जाने से ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता बच्चों। समझ रहे हैं डिफरेंस? केवल या ओनली या केवल शब्द अगर यहाँ पे मौजूद नहीं होते, बाकी सब एज इट इज़ लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत हो गया है, इसलिए भाषा बहुत ज़रूरी है ना। अब दूसरा देखो, द इनिशिएटिव सोलली फोकसेस ऑन एनहांसिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, है ना, आगे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन विदाउट इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिख दिया इन्होंने, सोलली, कि सिर्फ सरकार से सरकार तक का ही इसमें है, इसमें प्राइवेट स्टार्टअप्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि ये जो मिलिट्री कॉपरेशन है, ये यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ मिलिट्री कॉपरेशन के लिए है, लेकिन सिर्फ सरकार से सरकार के लिए ये इंडस एक्स प्रोग्राम नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो जितने भी बच्चे थे जिन्होंने डी कहा था बच्चों, आप लोग सही थे, नीदर वन नॉर टू, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ गलत हो जाते हैं, बस एक एक छोटे छोटे शब्द के कारण, जिससे ओनली और सोलली कहाँ लिखा हुआ है, विदाउट इन्वॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे भी सोलली लिखा हो, ओनली लिखा हो, उसके आगे फोकस करना कि ओनली के बाद क्या उन्होंने सभी चीज़ें मेंशन करी है। ओनली लिखने के बाद अगर कुछ मिसिंग है तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर ओनली के बाद वो सब चीज़ें मेंशन करता, अगर यहाँ पे बोलता ओनली डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स, तो ये स्टेटमेंट तब भी सही होता। तो ओनली के बाद बहुत ध्यान देना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लाइट टैंक जोरावर। लाइट टैंक जोरावर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, द टैंक इज केपेबल ऑफ डिप्लॉयमेंट इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, यह टैंक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए सक्षम है। बी, द टैंक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी डोगरा जनरल जोरावर सिंह, इस टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। सी, द टैंक इज डिजाइंड टू परफॉर्म बेटर दैन द T-72 एंड T-90 इन माउंटेन टेरेन्स एंड वाटर बॉडीज, इस टैंक को पहाड़ी इलाकों और जल निकायों में T-72 और T-90 से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डी, द टैंक वॉज डेवलप्ड बाय अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इस टैंक को भारत और चीन के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया गया था। अब यहाँ पे बताना है बच्चों इन चारों में से कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपका समय शुरू होता है। चलिए, योर टाइम इज़ डन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक एक स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बात पे हम डिस्कशन पे आएंगे। सबसे पहला, टैंक इज़ केपेबल ऑफ डिप्लॉयमेंट इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज, बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट है।
दूसरा, टैंक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर 19th सेंचुरी डोगरा जनरल जोरावर सिंह, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, टैंक जो है इसे डिज़ाइन किया गया है कि T-72 और T-90 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे माउंटेन एरियाज़ में, हिली रीजन्स में, ये भी बिल्कुल सही है ना। बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हर जगह पानी में, मडी एरियाज़ में, टेरेन्स में, जैसे भी कीचड़ वाला एरिया हो, सूखा एरिया हो, पहाड़ हो, गड्ढे हो, हर जगह अच्छे से वर्क कर पाए। तो सी वाला भी सही हो जाता है। अब डी, कि टैंक भारत और चाइना के बीच के जॉइंट इनिशिएटिव से बना है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। इसे बनाया है DRDO, CRVSC और लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। तो मेन हीरोज़ है हमारे DRDO और लार्सन एंड टर्बो। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि मेन तो हमारा इसमें DRDO शामिल है ना, उन्होंने ही बनाया है, भारत का ही है, भारत के द्वारा इंडिजीनियसली ही बनाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इसमें भारत की ही लगी हुई हैं। तो ये जो डी है कि इंडिया और चाइना, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 31st एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। सिंगापुर भारत समुद्री द्वीपीय अभ्यास के 31st संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द हार्बर फेज ऑफ एक्सरसाइज वॉज हेल्ड एट विशाखापट्टनम। अभ्यास का हार्बर चरण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दूसरा, द सी फेज ऑफ एक्सरसाइज टुक प्लेस इन द अरेबियन सी। अभ्यास का समुद्री चरण अरब सागर में हुआ। तीसरा, एडवांस्ड एंटी एयर, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज वर कंडक्टेड ड्यूरिंग सी फेज। समुद्री चरण के दौरान उन्नत वायुरोधी, सतहरोधी और पनडुब्बी रोधी अभ्यास आयोजित किए गए। फिर से वही पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। A1 and 2, B1 and 3, C2 and 3 या D1, 2 and 3। समय शुरू हो गया है बच्चों आप लोगों का। चलिए 30 सेकेंड्स आर डन, है ना। अब डिस्कस करते हैं एक एक स्टेटमेंट के थ्रू कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। पहला वाला स्टेटमेंट देखो बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके चलो, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है कि भैया हार्बर फेज एक्सरसाइज का विशाखापट्टनम में हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला वाला सही हो जाता है। दूसरा कि सी फेज जो है वह अरेबियन सी में हुआ है ना, तो ये वाला गलत है क्योंकि अरेबियन सी में नहीं हुआ है, बे ऑफ बंगाल में हुआ है। तो ये जो है 23 से 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था, 23 to 25 अक्टूबर में हुआ था, और ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था सी फेज, ठीक है। तो यहाँ अरेबियन सी गलत हो जाता है, बंगाल जो बे ऑफ बंगाल है दैट इज़ करेक्ट। तीसरा देखो कि इसमें एडवांस एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस हुई थी, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 3 हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 गलत है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 1 and 3। तो जो भी बच्चे हमारे मैंने देखे थे जिन्होंने भी बी आंसर लिखे थे वो सभी हमारे बी वाले बच्चे करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 and 3 जो है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024। चाणक्य रक्षा संवाद 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द इवेंट वॉज हेल्ड एट मानेकशॉ सेंटर इन दिल्ली।
यह कार्यक्रम दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। दूसरा, द थीम ऑफ द सेमिनार वॉज ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी। सेमिनार का विषय था राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, द सेमिनार फोकस सोलली ऑन द मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। सेमिनार पूरी तरह से भारत की रणनीतिक दिशा के सैन्य पहलुओं पर केंद्रित था। फिर से वही बच्चों, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली या 1 and 2 ओनली? आपके 30 सेकेंड्स चल रहे हैं बच्चों, सही से जवाब दीजिए, फिर हम करेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए अब करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, पहला स्टेटमेंट कि इवेंट जो है मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में हुआ था, तो बिल्कुल सही। अक्टूबर में 24-25 तारीख को 2024 में ये इवेंट हुआ था मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में, है ना। इवेंट का नाम चाणक्य डिफेंस डायलॉग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थीम ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, बिल्कुल करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। अब तीसरा, सेमिनार फोकस सोलली, फिर से मैंने कहा कि सोलली आ जाता है तो बहुत ध्यान देना चाहिए। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि केवल मिलिट्री एस्पेक्ट्स पे ही फोकस था, जो कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पर को जो है डिफाइन करे, तो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की बात नहीं हुई थी, डिफेंस डायलॉग है, मतलब पूरे नेशन की सिक्योरिटी, बॉर्डर से लेकर तो अंदर की सिक्योरिटी, हर एक सिक्योरिटी इशू, डिफेंस इशू डिस्कस किया गया था। सिर्फ रणनीतिक बातें डिस्कस नहीं की थी कि हम स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के लिए, हर एक चीज़ डिस्कस हुई थी। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, 1 and 2 ओनली, दैट इज़ ऑप्शन डी। जितने भी हमारे डी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने डी आंसर दिया था, आप लोग बिल्कुल सही हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अंडर विच मिशन वॉज द विषाणु युद्ध अभ्यास कंडक्टेड? विषाणु युद्ध अभ्यास किस मिशन के तहत आयोजित किया गया था? ए, नेशनल हेल्थ मिशन, बी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सी, नेशनल वन हेल्थ मिशन, या डी, नेशनल एंटी टेररिज्म मिशन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your 30 seconds are going on बच्चों। एक और क्योरी है जो बहुत बार आती रहती है, बीबीआई है कि कौन से महीने तक की करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों जवाब है कि आपको करंट अफेयर्स पे फोकस देना है फरवरी के महीने तक, ठीक है। लेकिन जो मेन फोकस है दैट इज स्टिल जनवरी मंथ, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि मिस आउट नहीं कर सकते, वो है अगस्त से जनवरी के महीना, एक भी महीना इसमें मिस आउट नहीं कर सकते। फरवरी के महीने के भी हम करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिवीजन क्लासेस में, ठीक है। जो रिवीजन क्लासेस हमारी चल रही है ना डेली, तो इसमें हम जो है करंट अफेयर क्वेश्चन फरवरी के महीने के भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ न्यूज़पेपर, मैं आपको कह के गई थी सभी को कि मेरी एब्सेंस में न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो करना है ना। अब मैं न्यूज़पेपर तो शुरू कर ही रही हूँ वापस से, बट इन माई एब्सेंस देयर वाज अ वीक, तो एक हफ्ते में बहुत सारी न्यूज़ जो है हमें अपडेटेड रखनी पड़ती हैं। तो द थिंग इज़ कि आपको जो महीने फोकस करना है वो है अगस्त से लेके फरवरी तक। इसी के साथ जनवरी तक जो है वो पूरा मैगज़ीन ओरिएंटेड एकदम अच्छे से करना।
फरवरी का भी हम मैगज़ीन और करंट अफेयर्स करेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे जो है हमारा नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंदर ही विषाणु युद्ध अभ्यास कंडक्ट हुआ था। अब जो नहीं जानते तो ये तो है विषाणु, पर हिंदी में विष्णु लिखते हैं इसको, तो बेसिकली जूनोटिक डिसीजेस के लिए था। जूनोटिक डिसीजेस मतलब ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। फॉर एग्जांपल कोविड जैसी बीमारियां पहले जानवरों में होती थी, पर वो एनी हाउ जानवरों की बीमारियां इंसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर ली और फिर यहाँ से जो है वो पूरी की पूरी इंसानों में आ गई। जूनोटिक डिसीजेस मतलब जू मतलब जानवर, तो जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियों के विरुद्ध उनको ख़त्म करने के लिए अगर कोई मिशन किया गया था, सो दैट इज़ विषाणु मिशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Which ships participated in the 2024 Indo-Oman bilateral naval exercise नसीम अल बहर? पूछ रहे हैं 2024 भारत ओमानी द्वीपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में किन जहाज़ों ने भाग लिया? ए INS विक्रमादित्य एंड INS कलवरी, बी INS त्रिकंद एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, सी INS शिवालिक एंड INS तलवार, D INS Kochi and INS Chennai. Your 30 seconds start now. चलिए आपका समय यहाँ ख़त्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर अब ये जो इसका जवाब है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इजी, हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। INS त्रिकंद और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भारत की तरफ से नसीम अल बहर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन लिया था। अब ये जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज है ये भारत की नेवी ओमान की नेवी के साथ करती है। इस बार 13 तारीख से शुरू हुआ था अक्टूबर के महीने में। कहाँ हुआ था? भारत में कि ओमान में? तो ये हुआ था भारत के गोवा में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नसीम अल बहर नेवल एक्सरसाइज है भारत और ओमान की, 2024 में हुआ था गोवा में, ठीक है। और भारत से किसने पार्टिसिपेशन किया था? त्रिकंद और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ओके बच्चों, चलिए अगला सवाल। हु बिकेम द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? पूछ रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने? ए एडमिरल आर हरि कुमार, बी DG परमेश शिवामणि, सी वाइस एडमिरल करमबीर सिंह या डी जनरल बिपिन रावत। योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, योर 30 seconds हैव completed। आई होप सबने जवाब दे दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, वन आंसर क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, बस उनका नाम बताना है। तो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें DG डायरेक्टर जनरल मतलब DG के रूप में चुने गए हैं DG परमेश शिवामणि।
तो ऑप्शन बी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ लगाया है, मैंने देखा, तो ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो डीजी जो हमारे परामेश शिवामणि है 26वीं डीजी बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बच्चों। विच is the first ship built under the multi-purpose vessel project for Indian Navy? बहुत आसान सवाल है बच्चों, ये सबको आता है, आपको सबको इसका सही जवाब पता है कहीं ना कहीं, है ना। भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत परियोजना के अंतर्गत निर्मित पहला जहाज कौन सा है? ए INS विक्रांत, बी समर्थक, सी INS शिवालिक या डी INS त्रिकंत? आपके 30 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब। चलिए सभी ने जवाब दे दिया। अब यहाँ पे बच्चों बहुत आसान सवाल था, समर्थक इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला मल्टीपर्पज़ वेसल है जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाया गया, इसे बनाया गया है लार्सन और टर्बो द्वारा, और इसका नाम है INS समर्थक, और इसी का समर्थक क्लास कहने लगे हैं। तो मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट को अब समर्थक क्लास कहने लगे हैं, ठीक है। इसका अब अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आने वाला है INS उत्कर्ष, ठीक है ना। तो न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट इज INS उत्कर्ष। तो ये INS समर्थक जो है ये हमारा लार्सन एंड टर्बो, दैट इज LNT, लार्सन एंड टर्बो द्वारा भारत का पहला मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट है ना, मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट है। इसमें जो सेकंड शिप है हमारी, ये फर्स्ट है, जो सेकंड है हमारी वो हो रही है INS उत्कर्ष, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who became the first woman officer to take over as the Director General Armed Forces Medical Services? आसान प्रश्न है ये भी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ए सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, बी लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि शर्मा, सी वाइस एडमिरल सुनीता शर्मा या डी सर्जन वाइस एडमिरल रितु वर्मा? पढ़ा हुआ है ये बहुत बार, देखते से ही जवाब आ जाना चाहिए। आपके 30 सेकेंड्स चल रहे हैं बच्चों, सही जवाब दीजिए। चलिए सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, देखा मैंने। तो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, वेरी गुड, सभी ने सही जवाब ही दिया है। तो आरती सरीन मैम हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है, पहली महिला बन रही हैं, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार मैंने कहा है कि जो भी पहली महिला ऑफिसर होती है ना बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो DGAFMS की DG बनने वाली जो है ये पहली महिला हैं, ठीक है। चलो तो आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं AFMS की DG के रूप में पहली महिला कौन बनी है ऑफिसर? तो आरती सरीन मैम जो है, ठीक है। तो इन्हें जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। वेयर इज़ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार किया हमने। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका तो मैंने आपका कंसेप्ट भी बताया था, आपको बताया भी था व्हाट इज़ द अप्रोच, एक्सप्लेन किया था मैंने क्यों है ऐसा, क्यों बना रहे हैं वहाँ पे, है ना।
ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, बी लोथल गुजरात, सी कोच्चि केरला, डी चेन्नई तमिलनाडु। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, सभी ने जवाब दे दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन आई हैव सीन मेजॉरिटी बच्चे जो हैं सभी ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी कहा है, लोथल गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये अप्रोच याद नहीं है या जो भूल चुके हैं, मैं वापस समझा देती हूँ। लोथल गुजरात इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी हुआ करता था। पोर्ट सिटी मतलब वो जगह जहाँ से जितने भी जहाज़ वाले ट्रेड होते थे ना, वो होते थे, ठीक है। तो पोर्ट सिटी होने के कारण लोथल का इम्पोर्टेंस ही, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसका इम्पोर्टेंस ही यही है कि वहाँ बंदरगाह था, पोर्ट था वो, ठीक है। अब क्योंकि हम मैरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात करें, मैरी टाइम मतलब पानी से संबंधित, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम पोर्ट सिटी को उसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। तो पानी से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जगह अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ध्यान दी जाए तो वो लोथल गुजरात है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वहीं पर हम ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। बहुत सारे देशों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, वियतनाम इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो वियतनाम देश का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच आर्ट फॉर्म डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एट द 16th ब्रिक्स समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सी कला भेंट की? ए वारली पेंटिंग, बी सोहराई पेंटिंग, सी पत्तचित्र या डी मधुबनी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, आई होप आप सभी ने इसका जवाब दे दिया होगा। अब हम सही जवाब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो, तो भैया जब 16th ब्रिक्स समिट हुई थी कजान में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कोई पेंटिंग गिफ्ट की थी। अब यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि वो पेंटिंग कौन सी थी। वारली पेंटिंग भी होती है, पत्तचित्रा भी होती है, मधुबनी भी होती है, सोहराई भी होती है। यहाँ पे करेक्ट जवाब है बच्चों सोहराई, ऑप्शन बी। ये जो सोहराई पेंटिंग है, जैसे मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग बिहार को मिला हुआ है, उसी प्रकार से सोहराई पेंटिंग का जीआई टैग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सोहराई पेंटिंग का जीआई टैग मिला है झारखंड स्टेट को, है ना। तो झारखंड स्टेट को मिला है, वहाँ के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुआ है ये सोहराई पेंटिंग की कला। तो ये जो पेंटिंग हम पढ़ रहे हैं उसका जीआई टैग भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य के पास है, कहाँ से ओरिजिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हम। विच कंट्री वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2024? ये भी बहुत आसान है, पढ़ा हुआ है हमने बहुत अच्छे से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया? ए इजिप्ट, बी मोरक्को, सी इंडिया, डी यूएई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, आई होप सभी ने यहाँ पे सवाल का जवाब दे दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है इन चारों में से, वो देश है इजिप्ट। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इजिप्ट को मलेरिया फ्री का स्टेटस मिल चुका है। इजिप्ट के पहले एक और देश को मलेरिया फ्री का स्टेटस मिला था, वो है काबो वेर्दे। ठीक है, काबो वेर्दे भी एक ऐसा देश है जिसे इजिप्ट के पहले मलेरिया फ्री का स्टेटस मिला था। अभी काबो वेर्दे जो देश है, किस प्रकार का देश है ये ध्यान रखेंगे। तो काबो वेर्दे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसे आर्चीपेलागो कहते हैं। मैंने बताया था आर्चीपेलागो, आर्कीपेलागो अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। द्वीप समूह जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो काबो वेर्दे एक द्वीप समूह प्रकार का देश है, अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट से थोड़ा आगे मिलेगा, और ये जो है अटलांटिक ओशन पे बसा हुआ है। ठीक है, तो पहला देश जिसे WHO ने 2024 में मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था तो वो था काबो वेर्दे। क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमने टिक नहीं लगाया। दूसरा है इजिप्ट। तो ये दोनों ही देश मलेरिया फ्री हैं बच्चों। कभी आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है कि इजिप्ट मेंशन नहीं है, काबो वेर्दे मेंशन है, तो आप काबो वेर्दे पे भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों को WHO के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना। चलो आगे चलते हैं। Which of the following group of countries participated in IPSMR 8th? ठीक है, तो पूछ रहे हैं भैया IPSMR का जो 8वां संस्करण है उसमें भाग लिया था कौन से देशों ने? ए इंडिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, बी इंडिया, सेशल्स, बांग्लादेश, सी इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, डी इंडिया, सेशल्स और बोत्सवाना। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए, आई होप सभी ने सही जवाब दिया होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके। IPSMR, इसको याद करने का तरीका, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, SA फॉर साउथ अफ्रीका और MAR फॉर मैरी टाइम। तो ये मैरी टाइम एक्सरसाइज है, नेवीज़ की एक्सरसाइज है। तो I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील एंड SA फॉर साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन सी जिन भी बच्चों ने टिक किया है आपने करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 phases एंड विल कवर 3 सेगमेंट्स। यह मिशन 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा और 3 खंडों को कवर करेगा। दूसरा, इट सीक्स टू डबल द क्रूज कॉल्स एंड पैसेंजर्स बाय 2030। इसका लक्ष्य 2030 तक क्रूज यात्राओं और यात्रियों की संख्या को दोगुना करना है। तीसरा, the 3 cruise segments include ocean and harbor cruise, river and inland cruise and island cruise। 3 क्रूज खंडों में महासागर एवं हार्बर क्रूज, नदी एवं अंतर्देशीय क्रूज तथा द्वीप क्रूज शामिल हैं। अब पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ पे। A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 2 and 3 ओनली या D 1 and 3 ओनली। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं अब। चलिए 30 सेकेंड्स एंड हो गए हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, जो क्रूज़ भारत मिशन है, तो क्रूज़ मतलब बेसिकली क्या होता है,
अब देखो, जो भी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि भैया बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में कि जाते हैं शिप्स पे, जाते हैं दिल धड़कने दो, जैसे आपने देखा होगा, तो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वहाँ पे टूर होता है एक देश से दूसरी जगह जाने का, और वहाँ पे वो शिप पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, खाना, पार्टी एंड ऑल। सो दिस इज़ क्रूज़। अब वो एक दिन के लिए भी जा सकते हो आप, महीने भर के लिए भी जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो क्रूज़ बेसिकली मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट को एक तरीके से इंजॉयबल बना दिया है क्रूज़ के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहला कि मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है 3 फेजेस में, 3 सेगमेंट कवर करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा कि क्रूज कॉल्स डबल करने का उद्देश्य है इस मिशन का, करेक्ट। लेकिन ये जो ईयर मेंशन्ड है 2030, ये साल गलत है, साल 2029 तक जो है वो पैसेंजर्स डबल करने की इच्छा रखता है ना। तीसरा कि भैया ओशन, हार्बर क्रूज, रिवर इनलैंड क्रूज और इनलैंड क्रूज, ये तीनों सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ही हमारे जो हैं स्टेटमेंट्स हमने देखे, जिसमें से पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो 1 और 3 ओनली, ऑप्शन डी जिन भी बच्चों ने मेंशन किया था आप सभी ने सही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, रिगार्डिंग आईसीसी हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, नीतू डेविड वॉज इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन 2024। नीतू डेविड को 2024 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दूसरा, डायना एडुल्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। अब पूछ रहे हैं ऑप्शंस बताइए सही। तो ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 या डी नीदर 1 नॉर 2। 30 सेकेंड शुरू हो गए हैं आपके। चलिए बच्चों, आई होप सभी ने जवाब दे दिया होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, स्पेशली क्रिकेट लवर्स के लिए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी सी लगाया है बोथ 1 and 2 आप सही हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। पूछ रहे हैं 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सा देश होस्ट करेगा। ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्कॉटलैंड या डी इंग्लैंड। योर 30 seconds स्टार्ट नाउ। चलिए, सभी ने कर दिया, यहाँ पर जवाब दे दिया। अब देखो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो इनिशियल होस्ट था वो था विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, इसका जो विक्टोरिया शहर है वो पहले होस्ट होने वाला था कॉमनवेल्थ गेम्स का 2026 का। लेकिन पेपर में भी बहुत बार आया था उस समय, आप लोग शायद, ये पुरानी बात हो गई है, 1-2 साल हो गए इस बात को जब ये पेपर में आया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि मैं अब कोई सा भी कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट नहीं करूँगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो पहले होस्ट था 2026 का, वो अब होस्ट नहीं रह गया।
ऑस्ट्रेलिया के मना करने के बाद जो अगला देश है जिसने कॉमनवेल्थ होस्ट करने की इच्छा जाहिर करी 2026 का, वो था स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि बी जो ऑस्ट्रेलिया है उसने ऑलरेडी मना कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के मना करने के बाद 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का जो होस्ट है वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में जो है ये आयोजित होगा 2026 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। Which of the following statements about Global Multidimensional Poverty Index MPI is not true? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? A. MPI is published by World Bank and includes only economic indicators. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें केवल आर्थिक संकेतक शामिल होते हैं। B. MPI is published by UNDP and includes 10 indicators across 3 dimensions of poverty. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें गरीबी के 3 आयामों में 10 संकेतक शामिल होते हैं। अब सी देखो, MPI focuses only on income poverty and is updated every 5 years. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक केवल आय गरीबी पर ध्यान केंद्रित करता है और हर 5 साल में अद्यतन किया जाता है। D. MPI measures only health and education related poverty. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक केवल स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित गरीबी को मापता है। अब पूछ रहे हैं कौन सा इसमें से सही नहीं है बच्चों। आपका समय शुरू होता है। चलिए अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों ये ही गलत है। क्यों? क्योंकि MPI वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश नहीं होता है, UNDP के द्वारा होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, UNDP पब्लिश करती है MPI को, बाकी सब सही हैं। आगे देखो, 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय खेलों का 38 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछ रहे हैं। A. गोवा, B. गुजरात, C. उत्तराखंड या D. महाराष्ट्र? जल्दी से बताओ, बहुत आसान है जवाब इसका, बहुत ही आसान है बच्चों। यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, उत्तराखंड है ना, आसान क्वेश्चन था। आगे चलिए, विच अवार्ड रिप्लेस द ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट? किस पुरस्कार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार का स्थान लिया? A. अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, B. भारत रत्न, C. खेल रत्न अवार्ड या D. पद्म भूषण? आसान है बच्चों ये क्वेश्चन भी। तो जिन भी बच्चों का आंसर ए आया है आप बिल्कुल करेक्ट है, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम ने बच्चों ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट को रिप्लेस कर दिया है। तो अगर सवाल आता है एग्जाम में भी तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम ही लिखेंगे, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। विच कंट्रीज टीम वन द 12th सुल्तान ऑफ जोहर कप इन 2024? किस देश की टीम 2024 में 12वां सुल्तान जौहर कप जीतेगी? ए. जर्मनी, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. ग्रेट ब्रिटेन या डी. इंडिया? जीतेगी, जीतेगी क्यों लिखा हुआ है? जीती है वो, है ना, जीत चुकी है मतलब।
चलिए, आई होप आप सभी ने इसका जवाब दे दिया होगा। बहुत आसान जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके विनर जो है बच्चों ब्रिटेन थी, है ना। तो ऑप्शन सी जिसने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, ग्रेट ब्रिटेन इज़ द करेक्ट आंसर। अभी आपका होमवर्क है कि सुल्तान ऑफ जौहर कप किस स्पोर्ट्स में खेला जाता है। ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है किस स्पोर्ट में खेला जाता है, या ये आपको टूर्नामेंट किस स्पोर्ट में मिलेगा, ये कप किस स्पोर्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को इसका जवाब नहीं पता है, ये होमवर्क है, ढूंढ के लाएंगे। कल इसी समय में हम अक्टूबर के बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।